नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2015 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। लोकतंत्र 2015 की आज की हम पेशकश में आपको 5वें चरण के चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। बिहार में मतदान प्रक्रिया अब खत्म होने के कगार पर है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और अब अंतिम दौर की वोटिंग गुरुवार शाम पिटारे में कैद हो जाएगी। ऐसे में 5वां चरण दोनों बड़े गठबंधनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि बिहार की सत्ता की चाबी इसी दौर में छिपी हुई है। तो आज हम इस विशेष कार्यक्रम में 5वें दौर की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे इस इलाके के लोग निजात पाना चाहते हैं। कौन सी वो समस्याएं हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों के जहन में गूंजती हैं और बाद में ठंडे बस्ते में दब जाती हैं। सीमांचल और मिथिलांचल के इन्हीं मुद्दों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 की ये खास पेशकश। तो बिहार में अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हुई हैं। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तरी इलाके के जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं उनकी सीमा सील कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा के आखिरी दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। Yesterday also we are moving into the field. Today also we are going to move into the field and everything is ready. My polling personnel are moving into the booths. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल से लगी किशनगंज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के जवान सघन गश्ती कर रहे हैं। We have a layered security arrangements, and as per the guidelines of Election Commission of India, we will be conducting elections on more than 1800 booths here out in Purnia, and 100% booths are, let me tell you, are covered by Central Paramilitary Forces. They have been briefed. जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी द्वारा मैन किया जाता है बॉर्डर, तो उनके साथ भी हम लोगों ने काफी डिटेल्ड ये कि बॉर्डर को सील हम लोग इफेक्टिवली पोल डे के दिन इसको रखे। इस दौर में 827 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 58 महिलाएं भी शामिल हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। इस दौर में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया से विशाल दहिया और किशनगंज से रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर चुनाव में दागी प्रत्याशियों को टिकट देने का मुद्दा अक्सर उठता है। हैरानी हमेशा इस बात पर होती है कि आखिर राजनीतिक दल दागियों को टिकट देने से परहेज क्यों नहीं करते। कुछ ऐसे ही सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। बिहार में 5वें और आखिरी दौर की बात करें तो तकरीबन 31% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। अब चाहे जुबानी जंग में अब शब्दों का इस्तेमाल हो या फिर दागियों को टिकट देने का मामला। एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 31% प्रत्याशी दागी हैं और ये संख्या 2010 के चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। अपराधी चरित्र के लोगों को हर एक पार्टी ने अपने तरफ से मनमाने तौर पे टिकट दिया है और धनबल का भी जो जोर है इस चुनाव में ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार पिछले तमाम चुनावों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। दागियों को टिकट देने के मामले में कोई भी दल अछूता नहीं। बीजेपी के 157 उम्मीदवारों में से 95 यानी 61% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेडीयू के 101 में से 58 यानी 57%, आरजेडी के 101 में से 61
यानी 60% उम्मीदवार दागी हैं। इन तमाम उम्मीदवारों पर हत्या, अपहरण और लूट जैसे मामले शुमार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उन लोग ऐसे क्रिमिनल्स को वोट दे के जा रहे हैं। और जो है ना, दूसरा ये भी आपने देखा होगा, ये बढ़ गया, जो पैसा वाला आदमी को ज्यादा दे रहे हैं। आम आदमी जो है ना लड़ाई कर नहीं सकते हैं, ऐसे हो गया है नौबत। इस विधानसभा चुनाव में 3450 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 1038 यानी तकरीबन 30% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण में 130 यानी 23%, दूसरे चरण में 142 यानी 31%, तीसरे चरण में 215 यानी 27% और चौथे चरण में 776 में से 201 उम्मीदवार दागी हैं। दबंग जो होते हैं वो पिछड़ों को प्रभावित करते हैं, तो इस ऐसी स्थिति में वो जीत भी जाते हैं। तो जीत जाने से हर एक पार्टी को ये लगता है कि मैं ऐसे कैंडिडेट को लाऊं यहाँ पर जो कि हमको किसी भी तरह से ये सीट जीत कर दिखाए। ऐसे मामले में इससे राजनीति में उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है और अपराधी किस्म के अगर लोग संसद में पहुंचेंगे तो कभी भी हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में हर चुनाव में दागियों की बढ़ती तादाद राजनीतिक दलों पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल यही कि क्या सत्ता में आने के बाद क्या कोई दल अपने विधायक पर बिना पक्षपात कार्रवाई कर सकेगा? अगर सभी राजनीतिक दल दागी नेताओं को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे तो फिर जनता के पास उनको चुनने के अलावा दूसरा कौन सा विकल्प बचता है? ऐसे में सवाल उठता है, जब ये नेता चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे और सरकार का हिस्सा होंगे, तब क्या सरकार इनके खिलाफ बिना पक्षपात के कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो क्या ये सुशासन और विकास की राह में रोड़ा नहीं होगा? दरभंगा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहां बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। अब वोटिंग का दिन भी आ गया है, लेकिन जनता में राजनीतिक पार्टियों को लेकर अब भी गुस्सा बरकरार है। यह है सीमांचल। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत की एक धुरी बन चुका ये इलाका करीब करीब वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था। जिन सड़कों के रास्ते विकास को सीमांचल पहुंचना था, उन सड़कों की सेहत ठीक नहीं है। हिजाब में घूमती महिलाएं और बाजार की तंग गलियों में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ते मजदूर सीमांचल का असली चेहरा कहे जा सकते हैं। बेहद आम जिंदगियां जीने वाले ये लोग चुनाव के वक्त नेताओं को खास दिखने लगते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, लालू यादव भी है, वही कांग्रेस भी है, सब तो वही लोग है। लेकिन वो लोग अपने से जाति पाति का मार काट कर राजनीति में वोट लेने के लिए यही सब धंधा कर रहा है। मुस्लिम समझ के ऐसे काम बहुत कम होते हैं। वोट लेने के टाइम में तो जाति लेके आते हैं कि हम आपकी जात का ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में जो है जात को भूल जाते हैं। यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेक्टर। 2006 में सच्चर समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने बिहार में एएमयू की एक शाखा स्थापित करने की सलाह दी, लेकिन सालों की मशक्कत के बाद भी अल्पसंख्यक छात्रावास के 2 भवनों में अस्थायी अकादमिक ब्लॉकों में सिर्फ 2 विषयों में अकादमिक सत्र शुरू हो सका है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में तमाम दावों के बावजूद मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक नहीं खुल पाया। इलाके में छोटे बड़े अस्पतालों की तादाद 150 के आसपास है, जो नाकाफी है। यही हाल बुनियादी शिक्षा का भी है। स्कूलों की खस्ता हाल और काम चलाऊ व्यवस्था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पिछले 68 सालों में सरकारों ने ये अनदेखी की इस इलाके की, जिस कारण ये पिछड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में यहाँ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्या गांव-गांव में जो रोड गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना था। सीमांचल में विकास के कई दावे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। इस बार के राज्य के बजट में 5800 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ सीमांचल के लिए किया गया, लेकिन अब तक 1500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पाए। 2001 की जनगणना में जिस पोथिया ब्लॉक को भारत ही नहीं एशिया का सबसे असाक्षर ब्लॉक माना गया, वो भी सीमांचल में ही आता है। इसके अलावा इलाके का बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, लेकिन सूरत अब तक नहीं बदली। आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के पूर्णिया जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा था।
लेकिन इस बार दोनों अलग अलग खेमे में हैं। लेकिन यहां चुनावी मुद्दे आज भी वही हैं जो 5 साल पहले थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी के चलते लोग अब भी पलायन को मजबूर हैं। साहित्यकारों और माता पूरन देवी की आध्यात्मिक धरती है पूर्णिया जिला। कभी इस इलाके की पहचान रही जूट की खेती आज हाशिए पर है। धीरे धीरे इसका दायरा सिमटता जा रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन मौसम की मार और सरकार की बेरुखी से किसान बेहाल हैं। वहीं नदियों से होने वाला जमीन का कटाव यहाँ की बड़ी समस्या है। जमीन खेती उधर पूरा कट चुका है। मतलब यहाँ देखिए ना, मतलब अभी 10 मीटर से ऊपर ज्यादा कट गया है। हर साल ऐसे मतलब 2 कट्टा 3 कट्टा कटते जा रहा है। पूर्णिया में बनमनखी चीनी मिल पिछले 25 साल से बंद पड़ी है। चुनाव के मौसम में ये चर्चा में जरूर आ जाती है, लेकिन इसकी मशीनें चालू नहीं हो पाई हैं। आशा लोग बाग ये सोचते हैं कि ये चीज चालू हो, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो। आशा उनकी बंदी है कि, लेकिन ये चीज अभी कहते हैं जैसा पहले था उससे बदतर ही होता जा रहा है। रोजगार की कमी और शिक्षा में पिछड़ा होने की वजह से लोगों का यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। कोई रोजगार नहीं की करते बाहर में अपन कमबै छे, आने से खाइ छियै। पूर्णिया में करीब 18,60,000 मतदाता हैं। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पूर्णिया सदर, बनमनखी, अमौर, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और बायसी शामिल हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 7 में से 3 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। दुनिया का विकास तो हुआ है, इसमें कोई दूर राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि का जो विकास में भूमिका होनी चाहिए तो वो भूमिका नहीं हो पाया। विकास तो पूर्णिया का हुआ है। अंतिम में भी किरण केसरी ने कई करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा जो है सड़कों का शिलान्यास वगैरह किया है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत। पूर्णिया में इस बार सभी दलों के बीच कांटे का मुकाबला है, लिहाजा अपने अपने वादों से लोगों को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आज आपको मिलाते हैं पूर्णिया के जियागाछी गांव के एक खास परिवार से। मिलजुल कर हर काम को निपटाने वाला यह परिवार मुखिया के इशारे पर ही वोट करता है। पूर्णिया जिले का जियागाछी गांव, और यह है मोहम्मद नजीर का मकान। पहली नजर में आपको लगेगा कि इनके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है या फिर दावत चल रही है। एक तरफ बड़े बड़े पतीले में बनता खाना, तो दूसरी ओर बड़ी तादाद में जुटे लोग। लेकिन आपका अंदाजा गलत है। दरअसल ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कई पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं। इस अकेले घर में ही करीब 58 मतदाता हैं, जो चुनाव के समय इस परिवार को खास बना देता है। अधिकतर से हमारा समाज में संयुक्त परिवार ही अधिक से रहता है, क्योंकि मेरा चचेरा भाई सब से लेके 58 ऐसे ही 60 वोटर बनेगा। क्योंकि फैमिली में रहते हैं तो कोई भी काम होता है बढ़िया से होता है, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग बंटवारा हो जाते हैं। नेता बोल रहा है कि ठीक है, बढ़िया है, इतना फैमिली चलते हैं, जितना समाज में जितना मिलजुल के रहिएगा उतना बढ़िया रहेगा। ये परिवार गांव के मुखिया के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। घर के युवा वोटर परिवार के मुखिया से उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बाद ये लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन से उम्मीदवार को वोट दिया जाए। लेकिन अंतिम फैसला परिवार के मुखिया मोहम्मद नजीर का होता है, जिसे परिवार के सभी सदस्य मानते हैं। इलेक्शन के टाइम में कैंडिडेट हर वक्त नहीं आते हैं। जब इलेक्शन की बारी आ जाती है उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले कभी कब आते हैं, वो देख लेते हैं और हम लोग वोट जो देते हैं देखते हैं ऊपर में कौन ढंग का काम करते हैं। कार्जन जो कहते हैं जिसको देने के लिए कहती है उसी को देते हैं। जिस पार्टी को डालना चाहे देनेंगे वही को डालेंगे। ये लोग मिलजुल कर करीब 30 बीघे जमीन पर खेती करते हैं, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। इलाके में ये परिवार अपनी एकता का मिसाल है और चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और मुद्दे हैं। प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन में सीधी पर चुनाव हुआ, माओइस्ट वायलेंस वर्कर्स थे आगाज से अंजाम तक इस्तेमाल हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार। बिहार का सीमांचल इलाका आजादी के इतना समय बीतने के बाद भी आज पीने के पानी के लिए तरस रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन सीमांचल के पूर्णिया में लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की योजना सिर्फ कागजों में ही है। पानी में आयरन लोगों को बीमार बना रहा है। चुनाव आने पर एक बार फिर से नेताओं के दावे सामने आ रहे हैं। यहां 5वें चरण में मतदान होना है। ये पूर्णिया शहर के बीचों बीच बसी दलित बस्ती है। बस्ती के ठीक बगल में पानी की टंकी भी बनाई गई है, लेकिन आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। इस बस्ती में सरकारी हैंडपंप भी है, लेकिन इसकी बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है। अब बिहार में फिर चुनाव है, लेकिन लोग नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। हम लोग के एक चुरुआ पानी भी नसीब नहीं हुआ। कई मरते नल से पानी इतना देने लगा, जब हम लोग जाकर बोलबो किए तो उसका कोई सुनवाई नहीं। टूट फूट भी गया, कोई देखने भी नहीं आया, तो उससे तो बीमारी और कीटाणु उटाणु फड़बे करेगा। घर द्वार नहीं है किसी का, न किसी का पैखाना है, न किसी का कल है, न कुछ ऐसा अपना न पानी लगा डोडेगा पीता अपना। मुश्किलें पहले भी कम नहीं थी, उस पर आयरन युक्त पानी लोगों को बीमार बना रहा है। पानी में आयरन बहुत है, शुद्ध पीने का पानी भी गरीब को मैसर नहीं है। जो बड़े लोग हैं बोतल का पानी पी लेते हैं, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं। पानी शुद्ध तक नहीं मिलता है यहाँ के लोगों को, और ये बहुत दुखद बात है। पानी की कमी यहाँ दशकों से है। यही वजह है कि आजादी के बाद भी इस सीमांचल इलाके को काला पानी के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर भी यहाँ एक बड़ी आबादी रहती है जिसे पीने के साफ पानी का इंतजार है। शिशिर चौबे, पूर्णिया, राज्यसभा टीवी। सहरसा की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं होता। मत्स्यगंधा की बदहाली एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बन गई है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि ये सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थी, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। न तो अब लोग यहाँ आते हैं और न ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन प्रशासन सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं
जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव के प्रचार में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहा उनमें से एक है आरक्षण। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस पर कई बार तकरार देखने को मिली। जहां महागठबंधन ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने बार बार आरक्षण खत्म नहीं करने पर सफाई दी। ऐसे में आपको लिए चलते हैं बीपी मंडल के गांव। जी हां, वही बीपी मंडल जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया। मधेपुरा से चंद किलोमीटर दूर ये पिछड़ा गांव है मुरहो। चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि विकास की बयार यहां से कोसों दूर है। ठहरा, शांत और गरीबी की चादर से लिपटे इसी गांव में कभी बीपी मंडल का जन्म हुआ था। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल ने ओबीसी आरक्षण पर जब मुहर लगाई तो बिहार की राजनीति वही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कई समीकरण बने और बिगड़े। मुरहो राजनीति का गर्म अड्डा था, लेकिन आज ये बिहार के किसी पिछड़े गांव से अलग नहीं दिख रहा। ये जरूर है कि आरक्षण से हर कोई वाकिफ है। आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल रखना चाहिए, इससे आम लोगों को फायदा होगा। जितने भी पिछड़े लोग हैं या अत्यंत पिछड़े हैं सबको फायदा होगा। कहने के लिए है कि आरक्षण दिया गया है। अभी तक यहाँ पर हजारों लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी को बताइए आरक्षण में सही फायदा मिला है? नहीं। सभी आरक्षण होते हैं सभी बड़े लोगों के लिए, जिसके पास पैसा हो या पहुँच हो उसके लिए आरक्षण है। गाँव में स्कूलों की दशा ठीक नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने शहर भेजते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए यहीं के स्कूल सहारा हैं। बीपी मंडल की धरोहर स्मारकों में तो दिख जाती है, लेकिन गांव में राजनीति की वो आंच नजर नहीं आती जो 2.5 दशक पहले थी। मुरहो के लोगों के लिए बीपी मंडल बड़े प्रतीक हैं, लेकिन गरीबी की मार झेल रहे लोगों की उम्मीदें राजनीतिक पार्टियों से और ज्यादा हैं। बात विचार पानी में बोरिंग देंगे, पानी होगा, ऐसे वैसे तेरे बात में कह के चल जाते। बीपी मंडल की विरासत उनके बेटों ने संभाली। चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचे, लेकिन मुरहो की तस्वीर नहीं बदल पाए। हालांकि उनका मानना है कि पिछड़े तबकों की राजनीतिक चेतना पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई है। मधेपुरा में आखिरी दौर में 5 नवंबर को मतदान है, लिहाजा चौक चौराहों पर राजनीतिक बहस तो तेज है, लेकिन बीपी मंडल का गांव आज भी पक्की सड़क के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में इन दिनों राज्य सरकार की साइकिल योजना की बहुत चर्चा है। इसकी वजह से छात्राओं के शिक्षा के स्तर में प्रभाव तो पड़ा है, साथ ही छात्राओं के परिजनों को भी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सुकून मिला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में इन बेटियों को स्कूल जाने के लिए कुछ साल पहले तक काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन जब राज्य सरकार ने लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना शुरू की तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इनके लिए घर से स्कूल बस कुछ पैदलों की दूरी पर है। साइकिल के कारण बहुत बच्चे अपने आप आते हैं, जाते हैं। मन बहुत अच्छा सुविधा है। अब गार्जियन का मन उतना भी समय भी लॉस नहीं होता है, अपने आप खुद अपना कर लेती है लड़कियां सब अच्छी। दिक्कत सिर्फ परिवहन की ही नहीं थी, बल्कि लड़कियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मसला था। लेकिन अब ये बेखौफ घर से स्कूल आती जाती हैं। साइकिल से यही फायदा है कि जाने में भी लेट नहीं लगता है, जल्दी चल जाते हैं और अच्छा से कोचिंग पढ़ाई कर पाते हैं और स्कूल अच्छा से पढ़ते हैं। साइकिल मिलने से बहुत सारे सुविधे हो गए हैं। लड़की बहुत ज्यादा स्कूल जाती है, आती भी है। सुरक्षा यही है कि अपने साथ बहुत सारी लड़कियां भी जाती है, लड़की साथ में आती है, यही सुविधा है। बिहार देश के उन गिने चुने राज्यों में शुमार है जहां लड़कियों के 8वीं क्लास पास होने पर उन्हें साइकिल देने की योजना लागू है। योजना को लेकर कई बार सरकार पर सवाल भी उठे, लेकिन आंकड़ों में इस योजना से छात्राओं को मिला फायदा उजागर होता है। बिहार में लड़कियों की साक्षरता दर 2001 में 33% थी, जो 2010 में बढ़कर 51.50% हो गई है। स्कूली शिक्षक भी मानते हैं कि साइकिल योजना के बाद हालात बदले हैं।
पहले केवल लड़के आते थे, वो भी कम आते थे। सबको साइकिल मिला है, लड़के लड़कियों सबको। उससे गार्जियन निश्चिंत रहता है अपने घर पे और अधिक से अधिक बच्चे आते हैं और एक बच्चे 2-2 टाइम आकर के पढ़ पाते हैं डबल विषय। उसका फायदा है, उससे बहुत फायदा है, हम लोग को भी फायदा है। बिहार में स्कूली शिक्षा का स्तर भले ही सवालों के घेरे में आता हो, लेकिन साइकिल योजना से छात्राओं के अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिली है। अब फायदा ये जब पकड़िए जी, यहाँ से अगर साहेबगंज जाना हो तो कम से कम 10 रुपये इधर से 10 रुपये उधर से भाड़ा लगता है। अब तो वो चीज नहीं है, अब तो सीधा साइकिल से गया और समय से पहले भी पहुंचा, फिर समय से पहले एकदम इत्मीनान से आ गया। और फिर गाड़ी के लिए भी तो असुविधा, अब गाड़ी आएगा तब ना हम घर जाएंगे, और साइकिल है तो वहाँ पर पड़े और फिर घर चले। साइकिल योजना नीतीश कुमार के कार्यकाल में लागू की गई। मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने इसके जवाब में छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया है। रोज लाखों लड़कियां अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ साइकिल चलाती हुई स्कूल जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार सरकार के इस साइकिल योजना के माध्यम से लाखों लड़कियां शिक्षित होंगी और आने वाले वक्त में बिहार के बेहतर भविष्य के लिए अहम योगदान देंगी। मधुबनी से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2015 की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।